Hello students. Hello students. Good morning. Welcome to my channel Prep AG Chemistry. In this video session we are going to discuss the effective atomic number rule and the valence bond theory. Okay, so let us start the effective atomic number theory. That means the Sidgwick electronic concept of the coordinate bond. Actually सबसे पहले सिडविक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1972 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और उस सिडविक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था उनके अकॉर्डिंग क्या था कि लिगेंड्स जो है ये क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। किसको? जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, और इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है L विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड या पोलर बॉन्ड या फिर डाटिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और ये तब तक जारी रहेगा, तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि सेंट्रल मेटल आयन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के इक्वल ना हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने इस रूल को दिया। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द सेंट्रल मेटल ion will continue to accept electron pairs from the ligands till the total number of the electrons surrounding the metal ion, including those of donated by the ligand, is equal to that of the nearest noble gas, that is the next noble gas. तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही था कि एक्चुअल में जो सेंट्रल मेटल आयंस हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे और खुद को स्टेबलाइज करेंगे, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो ये इक्वल होगा उनके नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल। और इस तरह से उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन एक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि उसमें कितना चार्ज है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसने लूज कर दिया है, एंड द वाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल गेन बाय इट, और द नंबर ऑफ एंड वाई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम। तो इस तरह से ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। अब तो सेंट्रल मेटल एटम जो है ये क्या करता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबलाइज करता है, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस करता है, और नियरेस्ट नोबल गैस जैसा क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एग्जांपल्स और एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो देखें यहां पे हम लोग एप्लीकेशन, द फर्स्ट एप्लीकेशन, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द magnetic behavior of the complex। तो देखो यहां से इसका पहला एप्लीकेशन हो गया कि हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ये कॉम्प्लेक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें CuNH3 4+2, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम जो है इसको देखें हम लोग, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। अब यहाँ पे चार्ज देखो, इस पे चार्ज 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2। तो हम लोग फॉर्मूला देखें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए, ये क्या है, इट इज द एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय इट। तो यहां से देखिए जेड कितना हो गया, 29 कॉपर के लिए, एक्स तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स के जगह पे 2 ले लेंगे, एंड वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय 8। तो देखो लिगेंड्स क्या है, अमोनिया NH3, और NH3 के पास सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
तो ये क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक अमोनिया दे सकता है, यानी कि y क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, नंबर 4 है, तो टोटल कितना हो गया 8। अब यहां से देखें 29 माइनस 2 प्लस 8, तो यहां से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 35। तो यहां से देखें हम लोग 35, दैट मीन्स इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 35 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि Cu प्लस 2 हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so it has पैरामैग्नेटिक नेचर। तो अब इसके पास क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। अब यहां से आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, यहां से हमें ये मैग्नेटिक नेचर यहां से मिल जा रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। दूसरा देखो CO NH3 होल 6 प्लस 3। तो अब यहां देखें हम लोग, तो क्या है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है 27। अब यहां से देखें ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट पे, तो देखो अमोनिया है 0, तो यहां से प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि X का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। अब आ जा 6, यानी कि लिगेंड्स कितने हैं 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन करेंगे, तो Y का नंबर हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी कि 12। तो अब यहां से हम लोग फाइंड करें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहां से 27 माइनस 3 प्लस 12 दैट इज 36, यानी कि ये क्या हो गया, नियरेस्ट नोबेल गैस का इक्वल हो गया। तो अब हमारे पास ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये क्या हो गया, तो ये तो आपको क्रिप्टन के इक्वल हो गया जो नियरेस्ट नोबेल गैस है। तो यहां से आप आसानी से इस तरह से देखें तो हम लोग इनका इफेक्टिव नंबर जो है कोबाल्ट का, ये कितना आ गया 36, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 यानी कि नियरेस्ट नोबेल गैस क्रिप्टन के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ साथ साथ 36 जो है ये क्या है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या, वो क्या करेगा, अब ये आपको डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर जो है कंपाउंड्स का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो, तो हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। ठीक है, चलो नोट करो। हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, सेकेंड नंबर, इट हेल्प्स टू find out the formula of simple carbonyl molecule, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है सिंपल कार्बोनिल मॉलिक्यूल, उनका फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखें, MOCO होल X, तो अब यहाँ पे हम लोग आसानी से इनका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो MO जो है इस पे कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो फिर मान लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X जो है ये 0 है। अब इसका एटॉमिक नंबर Z देखें तो एटॉमिक नंबर 42। अब यहां से हम लोग देखें तो इनसे नेक्स्ट नोबेल गैस, नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो वो जेनन है 54। तो अब यहां से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि अगर मान लो CO है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Y क्या हो जाएगा, तो Y हो जाएगा 2 इंटू X। तो X का नंबर हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर Z माइनस X प्लस Y। तो अब यहां से Z का वैल्यू 42, X का वैल्यू 0, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस 2X, और वैल्यू क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ये भी हम लोग को पता है कि 54 होगा नियरेस्ट, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 54। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 54 माइनस 42 बाई 2, एंड सो x इक्वल्स टू 54 माइनस 42 अपॉन 2। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बाई 2 दैट इज
6। तो अब देखो वैल्यू ऑफ x क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MoCO6। तो ये मिल गया मॉलिक्यूलर का सिंपल कार्बोनेट और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कैसे ये मॉलिक्यूल जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, इनर हाइब्रिडाइजेशन और आउटर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सारे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलो इनको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now the next, the valence bond theory, which was given by Pauling. इसको पॉलिंग ने दिया था। ठीक है, अब देखो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। हमारा पहला पोस्टुलेट्स है पोस्टुलेट नंबर 1, सेंट्रल मेटल एटम हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, यानी कि जिस सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग कॉम्प्लेक्स में यूज कर रहे हैं उसके पास कुछ ना कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो वो फिर क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम और द नियरली इक्वल एनर्जी undergo hybridization and form hybridized orbitals. They are empty hybridized orbitals. तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका एनर्जी सेम है या लगभग इक्वल है, तो वो क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वो इंटरमिक्स होते हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है ये वैकेंट होते हैं। अब क्या होगा, अब लिगेंड्स के लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेंगे लिगेंड्स और इनके बीच बॉन्डिंग होगा और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखो, पोस्टुलेट 3, इफ द इनर ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन एंड इफ द आउटर ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे दो पोस्टुलेट्स हैं 3 और 4, ये एक्सप्लेन करते हैं दो तरह के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन का, कि अगर हमारा इनर ऑर्बिटल जा रहा है तो इनर कौन सा, तो n-1d, ns एंड np। अगर ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या होगा, तो इनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे nd इन्वॉल्व हो जाए यानी कि आउटर, तब क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स ले रहे हैं B2sp3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3d के दो ऑर्बिटल्स, the 2 orbitals of the 3d, 1 orbitals of 4s and 3 orbital of 4p, they undergoes hybridization. In the next situation here, 3d do not involve in the hybridization, but the 4s, 4p and the 4d, their orbitals undergoes hybridization. तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि यहाँ पे इनर है 3d तो d2 बना D2sp3, यहाँ पे आउटर है 4d तो क्या बना sp3d2। तो इस तरह से इसको हम लोग आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और इनको हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, dsp2 एंड sp3। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या है D2sp3 और फिर आउटर वाले कंडीशन में क्या है sp3d2। तो ये जो है ये अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स हैं और इन कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट ज्योमेट्री क्या होगा मॉलिक्यूल का, ओरिएंटेशन किस तरह का होगा स्पेस में लिगेंड्स का। ठीक है, तो चलो यहां तक नोट करो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट्स डिस्कस करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 5, आउटर orbital complex is formed in the presence of weak ligand while the inner orbital complex formed in presence of strong ligands. The ligands are arranged in a series according to their strength or their strength is known as a spectrochemical series. देखो यहाँ पहले समझो इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता कैसे है। एक्चुअल में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, वो इफेक्ट कॉज करते हैं और जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है उनमें अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनको पेयर करते हैं, यानी उनको उनके इनर ऑर्बिटल में भेजते हैं।
लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतना इफेक्ट कॉज नहीं करते हैं, क्योंकि ये बड़े साइज के होते हैं, इनका साइज लार्जर होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होता है और वो अनपेयर्ड ही रह जाते हैं, उनकी पेयरिंग नहीं होती है। यहाँ पे एक सीरीज बनाया गया है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ देखो आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, थायोसाइनाइड, फिर देखो क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पे देखो एसीटेट, फिर यहाँ वाटर, फिर यहाँ पे देखो पाइरीडीन, फिर अमोनिया, फिर नाइट्राइटो, फिर इथेन डाइनाइट्राइल, साइनाइड एंड कार्बोनिल। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सिंपल ये चीज समझ में आ जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन वीक फील्ड लिगेंड है। तो जो भी बड़े साइज के एटम है, जैसे अगर हम लोग बात करें आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर, तो इनके पास क्या है, पहले से डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, इनका साइज बड़ा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली डोनेट नहीं कर पाते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयरिंग भी कॉज नहीं कर पाते हैं। अब आ जाए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड में नहीं जाने देता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और कार्बन की, तो यहाँ पे क्या होता है, इनका साइज भी छोटा है और एज कंपेयर टू फ्लोरीन ऑक्सीजन जो है थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, डोनर एटम को पकड़ना है। डोनर एटम हैलोजन है, इसका मतलब ये वीक फील्ड होगा। इसके बाद नंबर आएगा ऑक्सीजन का ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बाद आएगा नाइट्रोजन का ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे ज्यादा किसका नंबर आएगा, तो कार्बन का, क्योंकि ये क्या है, ये तो स्मॉलर साइज का भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो आप इससे आसानी से डिडक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा आइटम है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो पोस्टुलेट नंबर 6 क्या कहता है, तो जनरली कॉम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि वो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जब हम लोग एग्जांपल समझेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा कि कैसे ये पेयरिंग हो रहा है और नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर देखो वीक फील्ड लिगेंड्स जो है ये क्या करते हैं, तो ये पेयरिंग कॉज नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होगा, ये आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इनका स्पिन मोमेंट ऐसे भी कम हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जीरो हो गया। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड्स जो है ये क्या है, तो ये जो है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से ये हो जाते हैं पोस्टुलेट्स। ओके, अब हम लोग एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग, और फिर सीखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। Okay, now the next, the coordination number, types of hybridization, geometry of the complex with the examples. तो यहाँ हम लोग एक समरी बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगा तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो यहाँ कौन कौन से ns प्लस npx, ये दो ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे और इनके हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 ऑर्बिटल्स। ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर। एग्जांपल देखो, KAgCN होल ट्वाइस। तो यहाँ पे जो सिल्वर सेंट्रल मेटल आइटम है, आयन है, ये जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। चलो नेक्स्ट देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ns, npx एंड npy, और इनसे क्या होगा, 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो 3 होंगे। इनका शेप क्या होगा, तो ये होगा ट्रायंगुलर प्लानर।
ठीक है। तो इनका शेप हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा, KHGI3, ठीक है। तो ये इनका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर ये इनर कॉम्प्लेक्स है, तो अगर ये इनर कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2। कौन कौन से ऑर्बिटल्स, Dx² माइनस y² प्लस, तो अब यहाँ पे क्या होगा, n-1। फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आएगा ns, npx आएगा, npx एंड npy। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल देखो, CuNH3 होल 4 प्लस 2। तो ये इनका एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अगर 4 ही है और कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है, आउटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो आउटर कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3ns प्लस npx npy एंड npz। यानी कि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 4 बनेंगे। स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो टेट्राहेड्रल होगा। तो इस तरह से ये बनाएगा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो देख सकते हो NiCO होल 4। तो ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल स्पेसीज का फॉर्मेशन करेगा। अब आ जाओ 5, ये भी हमारा, अगर हम लोग क्या करें, इनर ऑर्बिटल लें, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP3, ठीक है। यानी ऑर्बिटल कौन कौन सा आएगा, तो आएगा dz² प्लस s प्लस px py एंड pz, ठीक है। ये सब जो होंगे n यानी कि सेम नंबर वाले होंगे, ठीक है। इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 बनेगा और शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FeCO होल 5। तो ये इनका एग्जांपल हो गया जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले रेयर होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले भी रेयर होते हैं। 4 और 6 वाले सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होते हैं, सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलो यहां तक नोट करो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नंबर तो 5 है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसा है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब यहां से देखो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, यानी कि ns प्लस npx npy एंड npz विथ ndz²। ये सारे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। कितने ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फिर से अब देखो एग्जांपल क्या हो जाता है, इसके लिए एग्जांपल होता है sp(F5 - 2)। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ पे भी 2 होगा। पहला हमारा होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो इनको याद रखो, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो उनको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, क्योंकि हम लोग इनर ले रहे हैं तो कैसा बनेगा, D2sp3 बनेगा। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा, तो z² प्लस n-1d x² माइनस y² प्लस ns npx npy एंड npz। ये सारे ऑर्बिटल जो हैं
ये इन्वॉल्व होते हैं, यानी 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? तो ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल हो जाएगा CONH3 होल 6 प्लस 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहाँ पे इस तरह का जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे आपको देखना है ऑर्बिटल तो सेम इन्वॉल्व होगा, लेकिन अब डिफरेंट होगा। अब कैसा बनेगा हाइब्रिडाइजेशन? तो sp3d2। कौन कौन से ऑर्बिटल? ns प्लस npx, npy, npz विथ ndx स्क्वायर प्लस ndx² माइनस y स्क्वायर। और यहां से कैसा बनेगा शेप? तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, यानी कि इनका भी ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो अब यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम्पल क्या हो जाता है? COF6 -3। तो ये हो गया इनका एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो इनको नोट कर लो। इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कौन से ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, क्यों हमारा एक इनर हो रहा है और दूसरा आउटर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के कारण। ठीक है, ये सारा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।